कुछ टाइम से पेंडिंग था ये, और मैं अब डर रहा था। ये अब मुझे करवाना ही था। हिम्मत जुटा के मैंने फाइनली अपना ब्लड वर्क बुक करवाया। एंड द रिजल्ट्स आर आउट। लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, जब मैं वीगन बना और मुझे चाहिए था प्रोटीन। सबसे पहले मैंने सोया चंक्स ट्राई किए जो मुझे सूट नहीं किया। उसके बाद मैंने ट्राई किया टोफू, जो मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया। अब वैसे तो 200 ग्राम टोफू में 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है, जो सुनने में शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन जानने वाली बात यह है कि उसमें वाटर वेट भी होता है। तो बेटर मैट्रिक्स है कि कितना प्रोटीन पर कैलोरी है, और 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है हमें इन लेस दैन 300 कैलोरीज, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है प्रोटीन एंड कैलोरी का। और जो टोफू मैं लेता हूँ उसमें 400 mg प्लस कैल्शियम भी है 200 ग्राम में। तो इसके लिए मैं टोफू को सुपर फूड मानता हूँ। तो इसलिए मैं हर रोज टोफू खाता हूँ पिछले 5 साल से, कभी 200 ग्राम तो कभी 300 ग्राम। मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने इसके ऊपर ढंग से रिसर्च कर रखा था कि टोफू या सोया खाने से कोई नुकसान नहीं है, और इस रिसर्च का ज्ञान मैं सबको देता हूँ, जैसे कि ये लड़का फ्रॉम यूट्यूब जो पॉडकास्ट करता है। यहाँ मैंने बहुत सरल भाषा में सोया के रिसर्च के ऊपर डिस्कशन किया है कि कैसे सोया खा के मैन बूब्स आने वाली जो बातें हैं एक नंबर की मिथ है। मैं टोफू मेरा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। लोग बोलते हैं कि आप रोज टोफू खाते हो, आप में एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाएगा। और फिर मैंने देखा कुछ कंटेंट क्रिएटर जो रील में वाले कंटेंट बनाते हैं, 30-30 सेकंड में कुछ भी बकवास करके बिना किसी रिसर्च के बोल के चले जाते हैं, और लाखों में फॉलोअर्स है, मिलियंस में फॉलोअर्स है, लोग उसको मान भी रहे। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर हल्का सा एक प्रिपेयर किया, उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसका मेन जो लोग बोलते हैं कि सोय अगर आप खाते हो तो आपके मैन बूब्स हो जाते हैं, मतलब एसेंशियली एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं। ये उनका एक परसेप्शन है। और वही परसेप्शन ये कि सोय में क्या होता है कि आइसोफ्लेवोन्स बोल के एक पदार्थ होता है, जो एसेंशियली क्या करता है कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड विद ईस्ट्रोजन रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से फेमिनाइज हो सकता है, और जिसकी वजह से मैन बूब्स, जो उसका स्लैंग हो गया, जो उसका मेडिकल टर्म है उसको गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं, और उसका एक और स्लैंग है, इनको सोय बॉयज़ बोलते हैं। हैरानी की बात यार, ये आज के डेट में ऐसा परसेप्शन कैसे है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ऐसा रिसर्च और एविडेंस आपके सामने लाते हैं जो इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। तो ये रिसर्च है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, ये टाइटल है, ये यहाँ पे PMID है, जिसको जाके कोई भी पढ़ सकता है। इस रिसर्च की मैं समरी नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। तो इसका इन्होंने जो मेन कंक्लूजन यही है कि सोय हुआ चाहे आइसोफ्लेवोन हुआ, इसके इंटेक से मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हो गए, उसका इन्होंने पूरा एक मेटा एनालिसिस किया है। तो मैं इसकी समरी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं वो समझाना चाहूँगा कि ये मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस क्या होता है, मैं एक मिनट आपको पहले ये दिखा देता हूँ। मेटा एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर एक किसी टॉपिक पर अगर किए जाते हैं, वो सारे रिसर्च पेपर को जब आप एक साथ लेके उसके वेरिएबल्स को स्टडी करके आप जिस नतीजे पे पहुँचते हो उसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एविडेंस माना जाता है। और मेटा एनालिसिस की भी खासियत क्या है कि आपने मान लो कि किसी टॉपिक पे 10 इंडिविजुअल स्टडीज़ को आपने उठाया, तो उन 10 स्टडीज़ की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना। अगर मान लो आपने 10 की 10 खराब क्वालिटी की स्टडीज़ उठा ली तो फिर मेटा एनालिसिस का भी मतलब नहीं है। इस स्टडी ने जो मेटा एनालिसिस किया था, आप ये वाला लाइन पहले पढ़ा रहा हूँ मैं, जहाँ पे लिखा है पीयर रिव्यूड स्टडीज पब्लिश्ड इन इंग्लिश वर सिलेक्टेड। और ये पीयर रिव्यूड बाय द वे एक किसी भी स्टडी में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। पीयर रिव्यूड का मतलब ये हुआ कि आपने स्टडी पब्लिश किया, उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी से एक्सपर्ट्स ने उसको रिव्यू किया और फिर उसको क्या कहते हैं, ग्रीन सिग्नल दिया। और इसने अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट किया कि इन्होंने 5 फैक्टर्स दिए: टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन्स और SHBG, जिसको कि हम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं। इनको स्टडी किया और देखा कि सोय लेने के बाद इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और ये सारे आपके एसेंशियली जो आपके टेस्टोस्टेरोन संबंधित जो हार्मोन्स है, ये उसको सिंबलाइज करता है। और इनका अगर मात्रा कम ज़्यादा है तो आप उससे एस्टिमेट लगा सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है या एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। और इसका जो फाइनल जो लास्ट पैराग्राफ में आप देखोगे कि दिस अपडेटेड एंड एक्सपैंडेड मेटा एनालिसिस इंडिकेट्स दैट रिगार्डलेस ऑफ डोज, की फर्क नहीं पड़ता कि कितने मात्रा में ले रहे हो, और स्टडी ड्यूरेशन जो पूरा इन्होंने देखा उसमें ये समझ में आया है कि सोय प्रोटीन हो या फिर आइसोफ्लेवोन, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सोय सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए या सोय से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट हो गए, इनको लेने पे इससे जो जितने भी ये टेस्टोस्टेरोन के जो भी मार्कर्स है, इनके लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। मतलब ये स्टडी
ख़त्म कर रहा है इस बात को कि सोया लेने से कोई इशू नहीं आता है। और इस स्टडी की एक और बात बता दूं, इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस भी इस स्टडी में किया गया था, जो कि अगेन एक बहुत बेसिक भाषा में ये होता है कि आपने 10 स्टडी किया, मान लो 5 स्टडी फेवरेबल है, 5 स्टडी अनफेवरेबल है। फेवरेबल वाले में एक स्टडी ऐसा हो सकता है जिसका रिजल्ट एकदम ही आउटलायर हो, तो वो एवरेज को हिला देता है ना। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये होता है कि आपने आउटलायर्स को दोनों साइड से हटा दिए। और इसको मैं 1 मिनट में इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अभी तक तो मैं स्टडी पे बात कर रहा था, थोड़ा हैवी हो रहा था, लेकिन मैं एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ कि ये परसेप्शन आया कहाँ से, कि सोया में होता है फाइटोएस्ट्रोजन, ठीक है, एक कंपाउंड होता है जिसका कि जो स्ट्रक्चर होता है वो एस्ट्रोजन जैसा होता है, जहाँ से ये धारणा आया है कि फाइटोएस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन जो हो गया उनका स्ट्रक्चर सेम है। और वहाँ से एक फॉल्स परसेप्शन बिल्ड हो गया कि हाँ कि सोया लेने से हमारे एस्ट्रोजन बढ़ रहे हैं या फिर हमारे क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कम हो रहे। इसमें एक बेसिक सी बात समझने वाली ये है कि हमारे हार्मोन जो भी बॉडी में होते हैं वो तभी काम करते हैं जब वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर में जाते हैं। तो एक लॉक एंड की मैकेनिज्म जैसा हो गया कि ये हार्मोन है तो इसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा जहाँ पे जाएगा, तभी वो अपना डिजायर्ड एक्शन कर पाएगा। तो अगर फाइटोएस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जैसा ही है और एस्ट्रोजन जैसे इफेक्ट अगर उसको बॉडी में करने होंगे तो दैट हैज़ टू गो टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर, वहाँ पे कंबाइन होके वो एस्ट्रोजन के इक्विवेलेंट काम करेगा। लेकिन ये बात यहाँ से ये परसेप्शन आया था लेकिन जब ये स्टडी किया और जब समझ में आया तब ये नतीजा निकल के आया कि फाइटोएस्ट्रोजन जो है वो 100 टाइम्स वीकर देन एस्ट्रोजन होता है। एक तो पहला ये हो गया, और दूसरा जो होता है एस्ट्रोजन को काम करने के लिए अपने रिसेप्टर पे एक्टिव फॉर्म में जाना पड़ता है, और जो फाइटोएस्ट्रोजन होता है वो जब तक रिसेप्टर तक पहुंचता है तब तक वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है। मुश्किल से 1 से 5% होता है जो एक्टिव स्टेट में होता है। तो वो एक्टिव स्टेट में ही नहीं है, और दूसरा जो है भी वो 100 टाइम्स वीकर है। सोया खाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। और आज की डेट में तो अब जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आप बॉडी नहीं बना सकते, तो इतने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, चाहे वो प्रो लेवल बॉडी बिल्डर्स हो, चाहे वो एवरेज पर्सन हो हमारे जैसे, जो लोग मतलब कम्पीट वगैरह नहीं करते लेकिन हेल्दी रहने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं जो सालों से मतलब डेकेड से वीगन है, डेकेड से प्लांट बेस्ड डाइट पे है, एंड तब भी इतनी अच्छी फिजिक बना ली है लोगों ने। अब देखो, मैंने ऐसे ज्ञान तो दे दिया, लेकिन ज्ञान और थ्योरी अपनी जगह है और प्रैक्टिकल अपनी जगह है। तो जब मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। मुझे डाउट होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टोफू को और सोया को अब्यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करवाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने इन कमेंट्स को देख के अपना टेस्ट करवाया, ये सब ड्रामे की बात है। मैं ईयरली अपना ब्लड वर्क चेक करवाता हूँ, और इस बार मैंने टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी चेक कराया क्योंकि वो उनके पैकेज ऑफर में था। बट सीरियसली स्पीकिंग, गिवन माई एज, आई एम अप्रोचिंग मिड-30s, तो ये शायद अब मुझे हर साल या फिर एटलीस्ट ऑल्टरनेट ईयर्स में करवाते रहना चाहिए, बिकॉज दैट्स एन इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ हेल्थ। सो दैट बीइंग सेड, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है। सो दिस इज़ माई रिजल्ट, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन का लेवल है 538 यूनिट्स, एंड ये 240 से 870 यूनिट्स के बीच में होना चाहिए। 300 से 800 के बीच में आप कह सकते हो एक हेल्दी रेंज में टेस्टोस्टेरोन आता है। ये टेस्ट मैंने आज से 6-7 साल पहले भी एक बार कराया, तब भी लगभग इसी रेंज में था। एंड आफ्टर द एज ऑफ 30 टेस्टोस्टेरोन का लेवल इन जनरल हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता है, एंड इसीलिए रिकमेंडेड है कि 30 की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके लाइफ के बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ में इसका रोल है। अब आप लोग यहाँ पे आ ही गए तो मैं अपना B12 का रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वीगन्स को B12 की कमी होती है। ये सुन के हम लोग के कान पक चुके हैं। ये है मेरा B12 का रिजल्ट, 770 यूनिट से काफ़ी हाई एंड में। एंड B12 के सप्लीमेंट्स मैं रेगुलरली लेता भी नहीं हूँ, वंस इन अ वीक लेता हूँ। आजकल मैं 1500 mcg वाला डोसेज लेता हूँ, एंड B12 से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। मेन मैसेज है इस वीडियो का कि सोया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोया इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू कंप्लीट योर प्रोटीन, और ये जो फेमिनाइजिंग इफेक्ट, एस्ट्रोजन, ये सब हमने बात किया, इसका कोई मतलब देयर इज़ नो एविडेंस इन साइंस जो इस बात को प्रूव करे। तो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप सोया या सोया बेस्ड फूड जैसे कि टोफू या टेम्पे वगैरह यूज़ कर रहे हो, देन दैट इज़ परफेक्टली फाइन। यहाँ पे एक पॉइंट है कंडीशन अप्लाई टाइप का, कि कुछ लोगों को सोया से एलर्जी हो सकता है।
सो इन दैट केस ऑफकोर्स आप सोया नहीं कंज्यूम कर सकते, विच इज़ ट्रू ऑफ एनी फूड ग्रुप कि कोई भी फूड ग्रुप है, नट्स वगैरह, अगर किसी को उससे एलर्जी है तो ऑफकोर्स उसमें जितने भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट है वो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आप उसको आपके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। अगर आपको सोया से एलर्जी है, आपको पता है इसके बारे में, देन यू हैव टू फाइंड अदर सोर्सेज जहाँ से आपको अपना प्रोटीन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा। मेरे केस में इट हैज़ हेल्प्ड मी इमेंसली एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अब्यूजिंग टोफू एंड thank you so much for watching this video, and if you are new here then please consider subscribing. इस चैनल में हम ethical living से related, conscious living से related बातें करते हैं, and until we meet again, this is Shivam signing out. Namaste.